है। दोस्तों, पर्यावरण एवं पारिस्थितिक परिवर्तन जो हमारा चैप्टर चल रहा है एसपी की साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उसकी ये तीसरी क्लास है। देखिए, इस क्लास में हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। 2 क्लास में हमने इससे पहले के जो पार्ट है वो पढ़ा दिए हैं। देखिए, ये क्लासेस ठीक वैसे ही चल रही हैं जैसे आप रोजाना किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, और आपको पेन कॉपी लेके साथ में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है आप उनको नोट कर लें। तो मैंने लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पर्यावरणीय परिवर्तन से कौन से प्रभाव पड़ते हैं, और उसमें मैंने पहला ऑप्शन बताया था आपको। पहला ऑप्शन बताया था मानव में रोग। दूसरा ऑप्शन बताया था मैंने फसल उत्पादकता में कमी। तीसरा बताया था जलवायु परिवर्तन। देखिए, पर्यावरणीय परिवर्तन से सभी परिवर्तन होते हैं। मानव में रोग भी होता है, फसल उत्पादक में कमी हो जाती है, जलवायु परिवर्तन भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त शब्द। क्लास लेने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमने बहुत सारी क्लासेस जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है, लगभग क्लासेस हमने ले रखी हैं। तो उन क्लासेस को आप ज़रूर देखें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं। अच्छे से समझने के लिए इस क्लास को पूरा देखना। तो अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो चैप्टर के बारे में हम बात करते हैं कि पर्यावरणीय सेवाएं क्या हैं। पर्यावरणीय सेवाएं क्या हैं, यानी जो एनवायरनमेंट है हमारे लिए इकोसिस्टम सर्विस देता है। इकोसिस्टम इकोसिस्टम न केवल जीवों के लिए आवास होते हैं, बल्कि ये हमें अनेक प्रकार की सेवाएं भी प्रदान करती हैं। यानी हमारी प्रकृति जो है वो न केवल हमें रहने के लिए जगह देती है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें हमें प्रदान करती है। इसके बारे में हम जस्ट अगले पेज पर पढ़ेंगे। देखिए, अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो जब पर्यावरणीय परिवर्तन होते हैं तो ये सेवाएं प्रभावित होती हैं, जिससे जीवन की गुणवत्ता घटती है। यानी जो प्रकृति हमें दे रही है वह अगर पर्यावरण में परिवर्तन आ जाए तो ये सभी सेवाएं क्या होंगी? प्रभावित होंगी, और हमारा जीवन जो है वो कहीं ना कहीं क्या होगा? प्रभावित होगा। हम उतने अच्छे से नहीं कार्य कर पाएंगे जितना अच्छे हम कार्य करना चाहते हैं। तो ये सब पर्यावरणीय परिवर्तन के क्या है? प्रभाव होते हैं। देखिए, अब हम बात करें भाई कौन कौन सी सेवाएं जो है हमें इकोसिस्टम देता है। तो देखिए, सेवाओं के प्रकार के बारे में हम बात करें कि सेवाएं कौन कौन सी इकोसिस्टम हमें प्रदान करता है। तो विनियामक सेवाएं देता है, रेगुलेटिंग सर्विस, यानी कि जलवायु नियंत्रण करता है इकोसिस्टम, परागण करता है और जल शुद्धिकरण करता है। तो इकोसिस्टम में जल शुद्धिकरण की व्यवस्था भी होती है। और प्रोवाइडिंग सर्विस के बारे में बात करें, प्रावधान सेवाओं के बारे में बात करें, तो भोजन देता है हमें इकोसिस्टम, ईंधन देता है, औषधियाँ देता है और जल देता है। बिल्कुल सही बात है। यानी प्रकृति हमें भोजन भी प्रदान करती है, ईंधन भी प्रदान करती है, औषधियाँ प्रदान करती है और जल भी प्रदान करती है। कल्चरल सेवाओं के बारे में बात करें, कल्चरल सर्विस के बारे में हम बात करें, तो प्रकृति हमें पर्यटन की सुविधा प्रदान करती है और आध्यात्मिक मूल्यों की ओर भी हमें ले जाती है। तो ये हमारी अ, सांस्कृतिक सेवाएं हैं। और सहायक सपोर्टिंग सर्विस के बारे में बात करें, सपोर्टिंग सर्विस सहायक सेवाओं के बारे में बात करें, तो पोषक तत्व चक्र और मृदा निर्माण जो है वो सहायक सेवाओं के रूप में हमें इकोसिस्टम प्रदान करता है। देखिए, इस तरह की सेवाएं हमें दी जाती है, चाहे वो हवा है, पानी है, प्रकाश है, आवास है, दवाइयाँ हैं, लकड़ी है, पोषक तत्व चक्र है, परागण है, जल शुद्धिकरण है, और पर्यटन की सुविधा, मृदा निर्माण, ये सब प्रकृति हमें प्रदान करती है। अगर पर्यावरणीय परिवर्तन होगा तो उसके नकारात्मक प्रभाव मानव जीवन पर देखने को मिलते हैं। तो चलिए, अब हम बात करते हैं शहरीकरण और पर्यावरणीय परिवर्तन के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं, शहरीकरण और पर्यावरणीय परिवर्तन के बारे में, कि भाई शहरीकरण से पर्यावरण में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। अर्बनाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंजेस। देखिए, अत्यधिक शहरीकरण से निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। क्या क्या परिवर्तन होते हैं? पहला परिवर्तन होता है, पहला, हरित क्षेत्र में कमी आती है। हरित क्षेत्र में क्या आती है? कमी आती है। हरियाली में कमी आती है, पेड़ पौधों में कमी आती है। भाई, जहाँ पर शहर बस रहे हैं, पेड़ पौधे काट दिए जाएंगे, वहाँ पर मकान बनेंगे। मकान जो है परमानेंट होते हैं, तो वहाँ पे कभी दोबारा पेड़ उग नहीं सकते। तो उससे हरित क्षेत्र में क्या आती है? कमी आती है। फिर शहरों में जनसंख्या वृद्धि होने पर जल स्रोतों पर क्या बढ़ता है? दबाव बढ़ता है। पानी का उपयोग ज़्यादा होता है और भूगर्भ स्रोतों पर ज़्यादा निर्भरता बढ़ जाती है। तो उससे जल स्रोतों पर भी क्या बढ़ता है? दबाव बढ़ेगा। कचरे की मात्रा में वृद्धि होती है। आप देखते होंगे गाँव में इतने कचरे नहीं होते जितने शहरों में होते हैं। शहरी ताप
द्वीप प्रभावित अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट होते हैं। और भूजल स्तर में क्या आती है, गिरावट आती है। मैं अभी अभी बता रहा था आपको कि भाई भूमि के जल पर यदि निर्भरता बढ़ जाती है तो भूजल स्तर में क्या आएगी, गिरावट आएगी। अब बढ़ते हुए शहरीकरण और पर्यावरणीय परिवर्तन का नतीजा क्या है, कि भाई क्या नतीजा है, तो शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण बढ़ता है, स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाता है। तो क्या नतीजा होता है शहरीकरण से, प्रदूषण बढ़ गया साहब, स्वास्थ्य मतलब लोग बीमार होते हैं, भाई प्रदूषण होता है तो गंदी हवा होती है, दूषित जल पी रहे हैं तो उससे बीमारियां बढ़ती हैं। और पारिस्थितिक संतुलन कैसे बिगड़ जाता है कि भाई वन नष्ट हो गए, वन में रहने वाले जीव नष्ट हो गए और एक पारिस्थितिक तंत्र था वो क्या हो जाता है, पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो ये शहरीकरण का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करें कृषि एवं पर्यावरणीय परिवर्तन के बारे में बात करें। भाई कृषि जो है कृषि के द्वारा पर्यावरण परिवर्तन कैसे होते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग मृदा और जल प्रदूषण का कारण बनता है। तो आप देख रहे हैं वर्तमान समय में खेती में बहुत सारे तरह के रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है। उससे हो क्या रहा है, मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो रही है और मृदा प्रदूषण हो रहा है और जल प्रदूषण हो रहा है। तो भूमि का जल का अत्यधिक दोहन जल संकट पैदा करता है। तो जो कृषि के कारण कृषि में भूमि का जल को जब दिया जाता है तो उसके दोहन से जल संकट पैदा होता है। भाई भूगर्भ में जल क्या हो गया, कम हो गया, तो पानी की संकट भी आएगा। और मोनोक्रॉपिंग, एक ही फसल बार बार लगाने से जैव विविधता में क्या आती है, गिरावट आती है। तो उससे भी क्या होते हैं, पर्यावरणीय परिवर्तन होते हैं। अब पर्यावरणीय अनुकूलतम उपाय, भाई खेती से पर्यावरणीय परिवर्तन ना हो तो उसकी क्या उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहला उपाय किया जाता है जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से हमें जो रासायनिक खाद की निर्भरता है उसको कम कर सकते हैं, मिट्टी की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं। मिश्रित खेती, यानी एक ही खेती को बार बार ना, मतलब एक ही फसल को बार बार ना बोएं, मिक्स्ड क्रॉपिंग यदि करेंगे तो मिट्टी की गुणवत्ता क्या है, वो बनी रहेगी। एकीकृत कृषि प्रणाली यानी एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग के माध्यम से भी हम जल एवं मिट्टी की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं। और फसल चक्रण मतलब कि अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलों को बोया जाए, जिससे कि मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहे, मृदा प्रदूषण भी कम हो जाए और जल की गुणवत्ता भी क्या हो, बनी रहे। तो उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मिट्टी को सुधार सकते हैं। अब हम बात करते हैं जल संकट और पर्यावरणीय परिवर्तन। देखिए जल संकट के मुख्य कारण क्या है, वर्षा का असमान वितरण। देखिए भारत में वर्षा का असमान वितरण है, कहीं पर अच्छी वर्षा होती है तो कहीं पर वर्षा नहीं होती, कहीं पर कभी सूखा पड़ जाता है तो कहीं पर अत्यधिक वर्षाएं होती हैं। तो ये वर्षा का जो असमान वितरण है उसके कारण भी जल संकट पैदा होता है। जलवायु परिवर्तन के कारण जो है वर्षा की नियमितता एक जगह तो ज़्यादा रहती है और दूसरी जगह कम रहती है। जल स्रोतों का अत्यधिक दोहन के कारण भी, यानी जल स्रोत जो है उनका अत्यधिक दोहन किया जाए तो भी क्या है, जल संकट पैदा हो जाता है। अब जल स्रोत चाहे वो भूगर्भीय जल स्रोत हो, ठीक, चाहे वो कोई तालाब का जल स्रोत हो, तो उसके कारण भी क्या है, जल संकट पैदा होता है। और जल प्रदूषण से भी जल संकट पैदा होता है। भाई पानी तो है लेकिन प्रदूषित है तो फिर पियेंगे क्या और यूज़ क्या करेंगे। तो जल प्रदूषण के कारण भी ये है जल संकट पैदा होता है। अब इसके उपाय क्या हैं, भाई इसके क्या परिणाम होते हैं, जल संकट के परिणाम क्या होते हैं। तो देखिए जल संकट जो है अगर पैदा हो रहा है तो सिंचाई और पीने के लिए जल की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। जल जनित रोगों में क्या होती है, वृद्धि होती है। और सामाजिक संघर्ष, जैसे भारत में जल विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। अब नॉर्मली देखिए जल विवाद जो है वो गांव गांव के बीच और दो राज्यों के बीच जल विवाद किसी नदी को लेकर देखे जाते हैं भारत में। तो जल यदि दूषित हो गया तो पर्यावरणीय परिवर्तन हुआ, और पर्यावरणीय परिवर्तन हुआ तो उसके नकारात्मक प्रभाव हमें मानव जीवन पर देखने को मिलते हैं। सिंचाई और पीने के जल में कमी आ जाती है, जल जनित रोगों में वृद्धि होती है, सामाजिक संघर्ष होता है, यानी जल के ऊपर क्या होती है, लड़ाई होती है। सरकार क्या प्रयास कर रही है जल के संरक्षण के लिए, तो सरकार जो प्रयास कर रही है, भारत सरकार ने जल जीवन मिशन चलाया हुआ है, जिससे जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। अटल भूजल योजना चलाई जा रही है, राष्ट्रीय जल मिशन चलाया जा रहा है और जल शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। यानी कि जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना, राष्ट्रीय जल मिशन और जल शक्ति अभियान के माध्यम से भारत सरकार जो है ये प्रयास कर रही है कि पानी की कमी को क्या है, दूर किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करें प्लास्टिक प्रदूषण और पर्यावरणीय प्रभाव, यानी प्लास्टिक कैसे पर्यावरण को प्रदूषित करती है और उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात करें हम कि प्लास्टिक 100 वर्षों तक जीवित रहती है, प्लास्टिक 100 वर्षों तक भी नष्ट नहीं होता और यह समुद्री जीवों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है।
माइक्रो प्लास्टिक अब मानव रक्त और भोजन में भी पाए जा रहे हैं, और ये माइक्रो प्लास्टिक जो है वो लगातार यदि हमारे शरीर में उपलब्ध हैं तो ये हमारे शरीर को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, हमें बीमारियां उत्पन्न कर रहे हैं। सरकार क्या प्रयास कर रही है? सरकार ये प्रयास कर रही है, सिंगल यूज जो प्लास्टिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक को उस पर प्रतिबंध लगा रही है सरकार। और सरकार ने प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए प्लास्टिक प्रबंधन अधिनियम लाई है 2016 में। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से इसको याद रखें। प्लास्टिक प्रबंधन अधिनियम कब आया है? 2016 में। और प्लास्टिक का ज़्यादातर प्रयास ये किया जा रहा है कि रिसाइकिल किया जाए, अपशिष्ट का पृथक्करण किया जाए, अपशिष्ट पृथक्करण अभियान चलाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा कि भाई प्लास्टिक का हम क्या कर सकें, अपशिष्ट का पृथक्करण करें और रिसाइकिल करके उसको दोबारा यूज कर सकें। तो देखिए, प्लास्टिक यदि हमारे पर्यावरण में उपस्थित है तो वह पर्यावरण को क्या है, कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है। अब हम बात करते हैं पर्यावरणीय शिक्षा और एवं जन जागरूकता। देखिए, हम पर्यावरण के बारे में लोगों को जागरूक करके पर्यावरण में कैसे सुधार कर सकते हैं, क्योंकि प्रदूषण करने वाले, प्रकृति से साथ खिलवाड़ करने वाले इंसान ही तो है। अगर उनको यदि ये इस तरह से जागरूक कर दिया जाएगा कि हमें प्रकृति को बचाना है और हमें प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, तो कहीं हद तक हम पर्यावरण को स्वच्छ करने में जो भी हमारे उद्देश्य हैं उनको पाने में सफल होंगे। तो सबसे ज़्यादा जो पहला प्रयास है, विश्वविद्यालयों में पर्यावरण अध्ययन को अनिवार्य बनाया गया है और नेशनल ग्रीन कोर की स्थापना की जाती है कार्यक्रम के द्वारा, जिसमें जो छात्र हैं शिक्षकों के साथ मिलकर पेड़ पौधे लगाते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, तो उनको प्रकृति की अहमियत पता चलती है। जन सहभागिता कार्यक्रम, जन सहभागिता कार्यक्रम जैसे स्वच्छता अभियान है, वनीकरण रैली है, नुक्कड़ नाटक है, इनके माध्यम से जो है पर्यावरण शिक्षा प्रदान की जाती है। और पर्यावरण शिक्षा में यदि हम बात करें तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता में हम बहुत हद तक प्रदूषण को रोकते हैं और इकोसिस्टम को बचाने में क्या होते हैं, सफल होते हैं। अब हम बात करें राजस्थान में पर्यावरणीय पहल क्या क्या है, भाई पर्यावरण में कौन कौन सी पहल राजस्थान में उपयोग की जा रही है। तो राजस्थान में राजस्थान हरित योजना चलाई जा रही है। इस हरित योजना का उद्देश्य है राजस्थान में वनीकरण को बढ़ावा देना, वन को बढ़ावा देना, वनों की संख्या में वृद्धि करना। दूसरा, राजस्थान में कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो अरावली पुनरुद्धार योजना चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है कि अवैध खनन को रोकना और जैव विविधता को पुनर्स्थापित करना। फिर तीसरा है जल संरक्षण मिशन चलाया जा रहा है राजस्थान में, जल संरक्षण मिशन। इसमें परंपरागत जल स्रोतों का संरक्षण करने की पर ध्यान दिया जा रहा है। और चौथा है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान चलाया जा रहा है। वर्षा जल संचयन और जल संचयन की संरचनाएं बनाई जा रही हैं। तो राजस्थान हरित योजना, अरावली पुनरुद्धार योजना, जल संरक्षण मिशन, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, इसके माध्यम से राजस्थान में पर्यावरणीय पहल की जा रही है, पर्यावरण को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान हरित योजना के अंतर्गत वनों को बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। अरावली पुनरुद्धार योजना में अवैध खनन को रोका जा रहा है, जिससे जैव विविधता को दोबारा स्थापित किया जा सके। जल संरक्षण मिशन में परंपरागत जल स्रोतों को संरक्षण की बात की जा रही है, जिससे कि जल का संरक्षण हो तो आगे आने वाले भविष्य के लिए हम जल बचा पाएंगे। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबी अभियान के तहत वर्षा जल संचयन और जल संचयन की संरचनाओं को बनाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन और आपदाओं के बारे में बात करते हैं। देखिए, जलवायु परिवर्तन के कारण प्रमुख आपदाएं कौन कौन सी आती हैं? बाढ़ आता है, सूखा आती है, चक्रवात आते हैं, हीट वेव आती है और भूस्खलन होता है। तो इन सभी के दुष्परिणाम मानव को देखने को मिलते हैं। बाढ़, सूखा, चक्रवात, हीट वेव और भूस्खलन, ये सभी जो आपदाएं हैं जलवायु परिवर्तन के कारण आती हैं। नेक्स्ट हम बात करें, एक क्वेश्चन है कि राजस्थान में सबसे अधिक कौन सी जलवायु आपदा देखी जाती है? क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में कौन सी जलवायु आपदा सबसे ज़्यादा देखी जाती है? तो सूखा देखा जाता है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन सी आपदा देखी जाती है? सूखा, ड्राउटनेस देखी जाती है। राजस्थान में पर्यावरणीय चुनौतियाँ क्या क्या हैं? देखिए, राजस्थान में अगर सबसे पहली पर्यावरण चुनौती है तो राजस्थान में मरुस्थलीकरण का विस्तार हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन है। थार के मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, भूमि उत्पादकता में कमी आ रही है, चारागाहों और कृषि भूमि पर ये प्रभाव डालते हैं पर्यावरणीय परिवर्तन। तो मरुस्थलीकरण देखा जा रहा है पर्यावरणीय परिवर्तन के कारण राजस्थान में, भूमि की उत्पादकता में कमी आ रही है, चारागाह और कृषि भूमि पर यह प्रभाव देखा जा रहा है। अरावली रेंज का क्षरण हो रहा है राजस्थान में। अरावली पर्वत श्रृंखला है उसका क्षरण हो रहा है, इसके कारण अवैध खनन और अवैध अतिक्रमण से वन क्षेत्र की क्षति हो रही है और जल स्रोतों की कमी हो रही है।
राजस्थान में वर्षा का अनियमित वितरण है, कभी अत्यधिक वर्षा होती है तो कभी सूखा पड़ता है। अभी अभी मैं चर्चा कर रहा था कि भाई राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन सी प्राकृतिक आपदा देखी जाती है, तो ड्राउटनेस, सूखा, ड्राउटनेस सूखा जो है वो सबसे ज़्यादा आपदा देखी जाती है राजस्थान में। कृषि उत्पादन में अस्थिरता होती है राजस्थान में। कृषि उत्पादन में क्या होती है, अस्थिरता है, कभी खेती अच्छी हो जाती है तो कभी खेती नहीं होती, तो उसके कारण भी हमें इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब हम बात करें पर्यावरणीय आपदाओं के प्रति कुछ अंतर्राष्ट्रीय पहलें भी काम करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय पहल क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पहल है क्योटो प्रोटोकॉल। सबसे बात करें क्योटो प्रोटोकॉल कब आया, 1997 में जापान के क्योटो शहर में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है, ग्रीन हाउस गैसों में कटौती करना। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं पेपर में। तो एक क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है, कब आया था, 1997 में। क्या उद्देश्य है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करना। दूसरा है पेरिस समझौता। पेरिस समझौता कब हुआ, 2015 में, ये भी इम्पोर्टेंट है। वैश्विक तापमान की वृद्धि को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखना। तो ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम कम रखने की बात की गई है, और नॉर्मली बात की गई है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखा जाएगा। यूएनएफसीसी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र जो फ्रेमवर्क है वो ये कार्य करता है कि भाई कहाँ पर जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उस पर सुधार कैसे किया जा सकता है। इंटर गवर्नमेंटल इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक मूल्यांकन का कार्य करता है, आईपीसीसी। जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक मूल्यांकन का कार्य कौन करता है, आईपीसीसी करता है। तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय पहले हैं, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल के माध्यम से, पेरिस समझौते के माध्यम से, संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था है UNFCCC, आईपीसीसी। तो ये इनके माध्यम से जलवायु परिवर्तन को रोकने के प्रयास किए जाते हैं लगातार। अब हम बात करते हैं कार्बन फुटप्रिंट के बारे में। देखिए कार्बन फुटप्रिंट क्या है, पहला क्वेश्चन तो यही है, इम्पोर्टेंट है ये। क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है यार इसमें कि व्हाट इज कार्बन फुटप्रिंट। तो इसकी परिभाषा है कि किसी व्यक्ति, संस्था या देश द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से छोड़ी गई कुल ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। यानी कि हम कितना कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैस जो है वातावरण में छोड़ रहे हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति है, चाहे संस्था है, चाहे वो देश है, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी छोड़ रहा है, तो उसे हम कार्बन फुटप्रिंट कहेंगे। कार्बन फुटप्रिंट को घटाने के उपाय क्या हैं, इनको घटाने के उपाय हैं सार्वजनिक परिवहन का उपयोग किया जाए। भाई निजी वाहनों का उपयोग करेंगे तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में भेजेंगे, वायुमंडल से क्या होगा, पर्यावरण हमारा प्रभावित होगा। सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाए, यानी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर हम निर्भर हों, ऊर्जा कुशल उपकरण को बनाया जाए और वृक्षारोपण पर ध्यान दिया जाए, तो हम कार्बन फुटप्रिंट को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। देखिए कार्बन फुटप्रिंट, यहाँ एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए भारत में कौन सा मिशन चलाया जा रहा है, तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंजेस, NAPCC ये चलाया जा रहा है। इस जिसके अंतर्गत नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर अफॉरेस्टेशन, यानी कि दोबारा से मतलब वनीकरण प्रक्रिया को बनाने के लिए ये मिशन चलाए जा रहे हैं। सोलर मिशन इसी के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत 8 मिशन है, कितने मिशन है, 8 मिशन इसके अंतर्गत चलाए जा रहे हैं। तो ये कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए ही चलाए जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं इकोलॉजिकल इंडिकेटर स्पीसीज, पारिस्थितिकीय संकेतक। पारिस्थितिकीय संकेतक प्रजातियां कौन कौन सी हैं। अब पारिस्थितिकी संकेतक का मतलब क्या होता है कि नेचुरल रूप से वे प्रजातियां जो हमें पर्यावरण परिवर्तन का संकेत देती हैं, उन्हें हम इकोलॉजिकल इंडिकेटर स्पीसीज कहते हैं। यानी ये वे जीव हैं, होते हैं जो पर्यावरण में परिवर्तन होने पर सबसे पहले प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो जोंक और मेंढक, ये जल प्रदूषण का संकेत देता है। किसका संकेत देता है, जल प्रदूषण का। लाइकेन तो खूब पूछा जाता है। लाइकेन काय का प्रदूषक है, वायु प्रदूषण का संकेत देता है, और वास्तव में सल्फर डाइऑक्साइड गैस के प्रदूषण का संकेत देता है। जहाँ पर प्रदूषण होता है वहाँ पर लाइकेन नहीं होते, ये इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर प्रदूषण होता है वहाँ पर लाइकेन नहीं होते। और कोरल रीफ, जो कोरल होते हैं वो समुद्री पारिस्थितिक असंतुलन का संकेत देते हैं। यानी कोरल मात्रा में यदि कमी आ रही है तो समुद्र का जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया है। तो उनके माध्यम से भी हमें पता चलता है कि पर्यावरण में परिवर्तन हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें जैव विविधता अधिनियम के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे, जैव विविधता अधिनियम के बारे में। ये कब आया, 2002 में। तो ये क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है
कि भाई जैव विविधता अधिनियम कब आया? 2002 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा जाता है। जैव विविधता अधिनियम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब आया? भारत सरकार की भारत संसद ने ये पारित किया था 2002 में। यह अधिनियम भारत की जैव विविधता संरक्षण, उपयोग और लाभों के न्याय संगत वितरण के लिए बनाया गया था कि भाई जैव विविधता का संरक्षण किया जाए और भारतीय संसाधनों का उपयोग, एक न्याय संगत उपयोग किया जाए और सभी को समान रूप से लाभ प्राप्त हो। अब जैव विविधता अधिनियम के संरक्षण के लिए प्रमुख संस्थाएं कार्य कर रही हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए), राज्य जैव विविधता बोर्ड होते हैं और स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समितियां होती हैं, जिनके माध्यम से जैव विविधता को संरक्षित किया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करें जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध भारत की क्या भूमिका है। तो देखिए, भारत के क्या प्रयास हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अनुकूलन कोष की स्थापना की गई है। नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा। और नेट जीरो कार्बन एमिशन लक्ष्य रखा गया है कि भाई जीरो कार्बन एमिशन लक्ष्य कब तक का है? 2070 तक का। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से ये पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ ईंधन के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को चलाया जा रहा है, जिसमें गैस सिलेंडर दिया जाता है और प्रदूषण को रोकने पर क्या दिया गया है? ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करें जलवायु परिवर्तन के लिए तकनीकी समाधान क्या हो सकते हैं। तकनीकी समाधान क्या हो सकते हैं? तो पहला तकनीकी समाधान है जीआईएस और रिमोट सेंसिंग के माध्यम से हम पर्यावरण की निगरानी रख सकते हैं, जिससे कि जलवायु परिवर्तन अगर होने वाला है तो हम उसको रोकने में सक्रियता दिखाएं। आईओटी आधारित स्मार्ट खेती कर सकते हैं, संसाधनों का कम उपयोग होगा। ग्रीन बिल्डिंग्स का उपयोग करेंगे तो ऊर्जा की बचत होगी और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर करेंगे तो हम जलवायु परिवर्तन को रोक सकते हैं। यानी जीआईएस रिमोट सेंसिंग से हम पर्यावरण पर निगरानी रख सकते हैं। आईओटी आधारित स्मार्ट खेती कर सकते हैं हम, और ग्रीन बिल्डिंग्स पर का उपयोग करेंगे तो ऊर्जा की बचत होगी। और क्लाइमेट स्मार्ट अगर हम एग्रीकल्चर करेंगे तो उससे भी पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में क्या होगी? सफलता मिलती है। तो देखिए, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट के बारे में बात करें तो भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसकी स्थापना कब हुई? 1936 में। राजस्थान का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? सरिस्का टाइगर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? सरिस्का टाइगर रिजर्व है। ये कहाँ पर है? ये है अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में पड़ता है। अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व। अच्छा, भारत सरकार द्वारा वन नीति कब आई? तो वन नीति आई थी 1988 में। कब आई थी? 1988। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया 1986 में। और भारत में या विश्व में पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोबारा एक बार रिवाइज कर देते हैं। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में स्थापित हुआ। राजस्थान का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? सरिस्का टाइगर रिजर्व। वन नीति राजस्थान में कब आई? भारत में कब आई? 1988 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 में। सब पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम निष्कर्ष के रूप में बात करें तो पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी परिवर्तन न केवल प्राकृतिक तंत्र को प्रभावित कर रहे हैं बल्कि मानव अस्तित्व के लिए भी खतरा बन चुके हैं। भाई, अगर हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो वो प्रकृति को तो नष्ट कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे अस्तित्व पर भी तो खतरा आ रहा है। अतः आवश्यकता है कि हम सतत विकास, संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरणीय चेतना को अपनाएं ताकि धरती का संतुलन बना रहे और भविष्य सुरक्षित रहे। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि हम उन सभी क्रियाकलापों को रोकें जो पर्यावरण को खराब कर रहे हैं, और हम प्रकृति को भी बचा सकते हैं और अपने जीवन को भी बचा सकते हैं और भविष्य को भी बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये चैप्टर हुआ समाप्त। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो हमने अन्य क्लासेस ले ली है उन क्लासेस को ज़रूर देखें। यदि ये एक बार में समझ में नहीं आता है तो दोबारा इस क्लास को देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फास्टली हमने इन चैप्टर्स का रिवीजन किया है कि कुछ ही समय में आप पूरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अच्छे से क्या कर सको? रिवीजन कर सको। अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। नमस्कार, धन्यवाद।